Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में विल स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में, जैसे कि रेस्ट पोजीशन है या मोशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स में हम लॉज ऑफ जो है 3 लॉ, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से। अच्छा, हमने इससे पहले वाले में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है ना, वी स्टडीड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 तरह के इससे हम नापते हैं, एक स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। स्केलर में क्या होता है ना, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि किसी का मास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, ये सारा कुछ जो है ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। जैसे कि वेट है, मास में सिर्फ आप उसका मास नाप रहे हैं। वेट क्या है? वेट जो है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, which of the following quantity is not a vector quantity? Is not, see they haven't mentioned वहां पे, यहाँ इन्होंने स्केलर नहीं दिया है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये नॉट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं ना कॉस और साइन के फॉर्म में, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, ये कॉस है, एंड देन वी ऑल्सो डू एफ साइन थीटा। इसका 2 रिजॉल्व करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस जानना है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो द आंसर विल बी वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर वेक्टर में सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। स्केलर और वेक्टर जानना जरूरी था, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा आगे, हम विल यूज दीज थिंग्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, 2 वर्ड्स हमको जानने हैं और 3 फॉर्मूला। 2 वर्ड है ऑब्जेक्ट एंड मोशन, और ये 3 फॉर्मूला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और मोशन क्या है वो भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। फॉर्मूला पहले देखिए क्या है। 3 फॉर्मूला है। एक क्या है, v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी, सॉरी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है देखिए। अब जब ABCD पढ़ते हैं तो u पहले आता है, v बाद में आता है, तो v बिकम्स योर इनिशियल वेलोसिटी एंड v बिकम्स फाइनल वेलोसिटी। जो पहले आ रहा है वो इनिशियल हो गया, जो बाद में आ रहा है वो फाइनल हो गया। ठीक है, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड के या पर आवर के हिसाब से चल रहा हूं, और मेरा एक्सेलरेशन है
सपोज 6 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 1 घंटे में, इन 1 आवर, मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? मैं रुक गया 1 घंटे चल के, तो वो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए और निकाल लीजिए। यही निकालने के लिए है। और दूसरा क्या है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें S क्या है? S इज डिस्टेंस, यहां मैंने नीचे में लिखा हुआ है, S इज डिस्टेंस। ठीक है। U is initial velocity, V is final velocity, A is acceleration, T is time, S is distance। ये 5 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। ये 5 वेरिएबल्स पे ही तीनों फॉर्मूला बना हुआ। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूलाज जानने हैं, याद रखने हैं। न्यूमेरिकल मैंने अभी तक देखा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो दैट वोंट बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद हम जानते हैं 2 वर्ड्स, जो 2 कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट एंड मोशन। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, एनीथिंग, इट्स अ वाइड डोमेन। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी चीज जिस पे मोशन अप्लाई हो रहा है, जिसका मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। जैसे कि एक बॉल पॉइंट A पे रखा हुआ है, उस पे हमने एक फोर्स लगाया F, तो ये पॉइंट A से बढ़ करके पॉइंट B तक आ गया। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हमारा बॉल है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यू आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट। आप जिस गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अर्थ के बारे में जब बात करेंगे, उसके मोशन के बारे में बात करेंगे, तो इवन अर्थ विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मोशन कुछ भी नहीं है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, ये मोशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 स्टेट होता है, एक उसका मोशन का स्टेट होता है जहां पे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और दूसरा उसका रेस्ट का स्टेट होता है। ठीक है। यहां पे जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, दिस स्टेट इज नोवेयर रिलेटेड टू पॉलिटी या ज्योग्राफी। ठीक है ना। स्टेट का मतलब है दशा, किस दशा में है वो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके। या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा। अब रेस्ट और मोशन में उसका बिहेवियर क्या है, हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट इज रिलेटेड विद फोर्स, हाउ इट इज रिलेटेड विद एक्सेलरेशन, हाउ इट इज रिलेटेड विद मास, ये सब कुछ हम आगे लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर है आपको। और आगे बढ़ने से पहले हमको 2 और चीजों के बारे में जानना है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। These are form of mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है ये, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये बॉल एक हाइट पे है, h हाइट पे है, तो इस हाइट के पोजीशन के वजह से और इसके मास के वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, m मास के वजह से। और जब इसको हम फेंकेंगे यहां से, तो ये बॉल नीचे गिरेगा विद द वेलोसिटी v। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ, दीज आर वेरी फंडामेंटल लॉ। ठीक है। कोई भी कंजर्वेशन लॉ आता है ना,
एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, वेलोसिटी नहीं, या फिर मोमेंटम हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहां पे भी आ गया वो एकदम फंडामेंटल लॉ है, एक वेरी फंडामेंटल लॉ, समझे, एकदम फंडामेंटल लॉ है ये क्या कहता है कि एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी को, ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो बस फॉर्म बदलता है, जस्ट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट के वजह से था, उसके मोशन के वजह से गॉट चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गॉट चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बदल रहा है, इट डजंट चेंजेस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पढ़ा था यूनिट्स में, ये SI यूनिट है। और h इज हाइट, उसका हाइट है, ये जो भी हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इज mgh। फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसको हम जानेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू mv स्क्वायर। m इज मास, v इज वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या आया है कि इफ द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ सेम मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, माने कि m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास इज इक्वल्स टू m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, उसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम मासेस इज 4.9, 4:9, 4/9। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने, ऐसे लिख सकते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। अब इनके वेलोसिटी के बीच का रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है, इसको लिख देंगे हाफ m v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m v2 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, अब ये हाफ m और ये हाफ m कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बचा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2:3 विल बी द आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, से फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स और मोशन के बारे में पढ़ लिया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया, और 3 फॉर्मूलाज पढ़े हमने काइनेमेटिक्स के। अब बढ़ते हैं मैकेनिक्स के तरफ। अभी हम बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से एक बॉल मूव हो रहा है पोजीशन बी पे। ठीक है, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है, कैसे जा रहा था, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉल को किक कर रहे हैं, वी आर किकिंग द बॉल, उसको लात से मार रहे हैं, तो ये एक पोजीशन से चेंज होके दूसरे पोजीशन में चला गया, ये फोर्स है। अब दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं, पुश एंड पुल। दरवाजा खोलते हो ना, बंद करने के लिए पुश करते हैं, खोलने के लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डिजाइन कैसा है। पुल भी करते हैं, पुल में अपनी तरफ खींचते हैं, पुश में दूसरी तरफ। हम कहते हैं ना, वाई आर यू पुशिंग मी, धक्का क्यों दे रहे हो मुझे, मुझे खींच क्यों रहे हो।
बस में सफर कर रहे हैं, बस में भीड़ है, एक दूसरे को धक्का दे दिया, तो पुश एंड पुल भी फोर्सेज है। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आप किसी ऑब्जेक्ट में ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए। गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी मोशन के स्टेट से रेस्ट के स्टेट में आ जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इनर्शिया के बारे में जानते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन तो उसमें हमको ये सब यूज आएगा। इनर्शिया कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी बॉडी का। ये देखिए, इसका जो डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है। ये क्लासिकल एग्जांपल है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया यू फील जर्क व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्योंकि आपका बॉडी अभी मोशन में है और वो तुरंत रेस्ट में नहीं आता है, उसको रेजिस्ट करता है उस चेंज को। तो ये इनर्शिया है। ये जो फेनोमेनन है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसको इनर्शिया बोलते हैं, जिसमें कि आप किसी भी तरह के अपने स्टेट में चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, या तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में आने के लिए, वाइस वर्सा। ठीक है, इसको इनर्शिया बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब बॉल तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे। वो मूव करेगा नहीं, किक नहीं मारेंगे तो बॉल मूव ही नहीं करेगा। फोर्स लगाएंगे तो ही बॉल मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। या बॉल मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाएंगे तब वो रुकेगा। दोनों ही केस में, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। इससे एक फॉर्मूला भी डिराइव होता है। अभी देखिए क्या कह रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम वी फाइनल वेलोसिटी माइनस एम यू इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज हो रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे हम यहां पे a डाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू ए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली इज इक्वल टू, अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं k इंटू एम ए। ये k का वैल्यू 1 होता है, तो इसको रखें चाहे नहीं रखें बात बराबर है। तो फोर्स बराबर एम ए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मा एम ए। Okay, and next is to every action there is equal and opposite reaction. अब यहां पे एक्शन का मतलब क्या है और रिएक्शन का मतलब क्या है, फोर्स।
कोई भी फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर बॉल आपके तरफ आ रहा है और आप उसको अपने पैर से रोकते हो तो आपको भी ये फोर्स देता है। खाली पैर खेल रहे हैं तो चोट भी थोड़ा सा महसूस होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, ये फोर्स में आ रहा है, इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन भी होता है। तो ये 3 लॉ है, ये तीनों लॉ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है, ये हमेशा अपोज करता है मोशन को। जैसे आप हाथ रगड़ते हैं तो अपोज करते हैं फोर्स को। या फिर एक और एकदम क्लासिकल एग्जांपल इसका देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट में लगेगा। फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? इस ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है वहां पे लगेगा। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, वो उसको हमेशा अपोज करता है, ऑलवेज अपोजेस, ठीक है ना। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, खुरदरा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन रोड। अगर आप आइस पे वॉक कर रहे हैं और सड़क पे वॉक कर रहे हैं, ये आइस है मान लेते हैं और ये रोड है, तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। आइस पे वॉक करना मुश्किल होता है, फिसलते हैं आप, गिर जाते हैं, इट्स डिफिकल्ट। रोड पे नहीं होता है, क्यों? बिकॉज आइस इज हार्डर देन रोड, नहीं। रोड इज हार्डर देन आइस, नहीं। आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विथ आवर फुट, नहीं। इट डज ऑफर्स, लेकिन कम होता है रिएक्शन फ्रिक्शन कंपेयर टू रोड। आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, आंसर इज डी। सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, और हर किस लगेगा ही लगेगा फोर्स, ऑलवेज। हाँ, प्रेशर के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेशर को एक एग्जांपल से समझते हैं, ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ के एग्जांपल से। क्या होता है, सपोज आप कोई सब्जी काट रहे हैं, सेब है या कुछ है, ठीक है, सेब काट रहे हैं। अगर आप एक धार चाकू से काट रहे हैं और एक चाकू है जिसकी धार खत्म हो गई है, 2 चाकू है, तो जब आप धार चाकू से काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, और जब जिसमें धार कम है उससे काटते हैं तो मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। तो जब शार्प नाइफ है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट नाइफ और इस फल के बीच में कम है, तो कम फोर्स लगाने पे भी ज्यादा प्रेशर पैदा हो रहा है, इसी के लिए आसानी से कट जा रहा है। वहीं ब्लंट नाइफ में चूंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जा रहा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है। तो ये एरिया मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट दो बॉडीज के बीच में, ठीक है ना। प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का, देखते हैं। which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity? मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो, तो m अपॉन v। बनाइए इसको, ठीक है।
और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाइएगा आप खुद से, ठीक है ना। m अपॉन v के रेशियो में किसको डिनोट करते हैं? बहुत इजी सवाल है, ये होमवर्क है आपका। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। डेफिनेशन कहता है कि द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन क्या है? द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the centers। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ए जिसका कि सेंटर ये है और ऑब्जेक्ट बी जिसका कि सेंटर ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे की तरफ नापेंगे और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, और इसका m1 है और इसका m2 है मास, तो ये लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional, f is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, और जब इसको कंबाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हमको, f is m1 proportional to m1 into m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन r का स्क्वायर, और इस पे फिर कांस्टेंट लगा देंगे इक्वेट करने के लिए, दैट इज g, दैट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये g है, ये g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा एक पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये आया था। क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है जानते हैं आगे। डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है? तो पेंडुलम हम सब जानते हैं, घर में वो घड़ी भी रहती है पेंडुलम की, ये उसका बेस पोजीशन है, यहाँ से अगर इसको यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो इट विल स्टार्ट अ मोशन। ठीक है, ऐसे 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 घूमेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। L इज लेंथ, लेंथ ये जो थ्रेड का लेंथ है इसका लेंथ, और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, आंसर विल बी बी। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इसमें जानना है तो आप बताइएगा, विल ट्राई टू ऐड। और घटना चक्र तो प्रैक्टिस करिए ही, ठीक है, घटना चक्र देखिए। उसके अलावा जो है आप ल्यूसेंट से पढ़िए, और एनसीईआरटी क्लास 9,
एनसीईआरटी कौन से क्लास का? क्लास 9th, उसमें दिया हुआ है 3 चैप्टर्स, वो तीनों चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। फोर्स मोशन के बारे में है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, और ग्रेविटेशन है, 3 टॉपिक है। तो उसमें से जिसके जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।